नमस्कार। कल हमने एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने उसका शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन था वो कल ब्रीफ किया था कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। मैंने कल आपको बताया था कि इंडिया की जो टोटल वर्क फोर्स है उसका लगभग 54% एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर के अलावा जो अलाइड सेक्टर्स हैं उसमें जुड़ा हुआ है टोटल। ये 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर मैंने बताया था और मैंने कहा था कि देश की जो टोटल जीवीए है, यदि 100% जीवीए माने तो उसमें से 70% जीवीए ये 54.6 टोटल वर्कफोर्स हमें कमा के देती है। साधारण भाषा में हम कहें तो हम ये कहते हैं कि 54 लोग मिलके, यदि 100 लोग हैं तो 54 लोग मिलके यदि इनकम 100 रुपये है तो उसमें 70 रुपये कमा के देते हैं। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर की जो एक बड़ी समस्या है उसको दिखाता है कि भारतीय खेती एक लाभकारी पेशा नहीं है। फिर हमने ये देखा था कि ये तो हो गया हमारी खेती का एक एग्रीकल्चर का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम। फिर हमने ये देखा था कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो 2020 में कोविड के दौरान कैसा परफॉर्म करी। हमने देखा कि इकोनॉमी के जो बाकी सेक्टर्स थे वो बुरी तरह से प्रभावित हुए कोविड से, बट एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जिसने काफ़ी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस किया। इसके बावजूद कि अचानक रबी के सीजन में नेशनल लेवल पे लॉकडाउन गवर्नमेंट को लाना पड़ा था। हमने ये भी देखा कि भारत सरकार ने वर्ष 2020 में एग्रीकल्चर सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत पैकेज दिया, जिसमें एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स हैं सच एज फिशरीज, एनिमल डिजीज़, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, इसके अलावा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के लिए जो पूरे एफर्ट्स लिए वो हमने कल आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो अनाउंसमेंट थे उनको देखा था। मेरा मानना है कि इस वर्ष के लिए आत्मनिर्भर अभियान के जो अनाउंसमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आते हैं आगे डिस्कशन को लेके। ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर से क्वेश्चन यूपीएससी में ट्रेंड से बनता है। ट्रेंड्स ऑब्जर्व करनी चाहिए आपको किसी भी टेबल में। जैसे हमने देखा कि यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स का टोटल जीवीए में कंट्रीब्यूशन देखें, शेयर देखें, हिस्सा देखें, तो हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर का योगदान है 2014-15 से वो कम हुआ है। तो एक पैटर्न तो ये है कि ओवरऑल कम हुआ है। अब यदि हम इसे तोड़ें एग्रीकल्चर लाइफ सेक्टर को, क्रॉप, लाइव स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री, तो यहाँ पे जो पैटर्न निकल के आता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको देखेंगे कि जो क्रॉप्स हैं उसमें हम कम हो रहे हैं, लाइव स्टॉक में हम बढ़े हैं, फॉरेस्ट्री में हम कम हुए हैं, फिशिंग और एग्रीकल्चर में कम बढ़े हैं। तो यहाँ से जो ट्रेंड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम डिफरेंट सेक्टर्स में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यूपीएससी में जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनेगा वो बनेगा कि कंसीडर फॉर स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। तो फिर वो दे देगा कि शेयर ऑफ क्रॉप्स पिछले 5 साल में बढ़ा है कि घटा है, शेयर ऑफ लाइव स्टॉक बढ़ा है कि घटा है, फॉरेस्ट्री लॉगिंग, मतलब वो स्टेटमेंट डिफरेंट आपको देगा। तो हमें ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि ओवरऑल जीवीए का हमारा कम हुआ है, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का योगदान, शेयर, क्रॉप्स का कम हुआ है, लाइव स्टॉक का बढ़ा है, फॉरेस्ट्री और लॉगिंग का कम हुआ है और फिशिंग एग्रीकल्चर का बढ़ा है। तो ये तो हो गया यहाँ पे ट्रेंड। इस ट्रेंड को आपके इकोनॉमिक सर्वे में पॉइंट नंबर 7.3 में एक्सप्लेन किया गया। मैंने वहाँ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। अब सबसे बड़ी जो इसमें एक पॉइंट है वो ये दिया हुआ है 7.3 में कि भारत में एग्रीकल्चर और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा गिरा है और इसके लिए गिरने के पीछे एक अवश्यंभावी, एक इनएविटेबल कारण है देश का विकास, है ना। तो जैसे तो कोई इकोनॉमी डेवलप करती है, डेवलपिंग से डेवलप कंडीशन बढ़ती है, वो एक विकास के नए आयाम छूती है, वो अगले चरण की तरफ बढ़ती है। तो उससे उसमें होता ही है कि जो एग्रीकल्चर और
अलाइड सेक्टर का योगदान कम होता है, तो इन्होंने यह एक्सप्लेन किया है कि इसके पीछे एक मेन फैक्टर है कि हमारी इकॉनमी एक डेवलपिंग फेज में है और विकास की जो प्रक्रिया है, जो आउटकम ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये उसके कारण ऐसा हुआ है। तो ये देखिएगा। फिर लिखा है कि जो हमारा क्रॉप में डिक्लाइन किया है, हमने देखा कि क्रॉप सेक्टर में हम 10.4 से 9.4 हो गए, तो जो हमारा उसको कंपनसेट किया है वो किया है लाइव स्टॉक ने और फिशिंग ने। तो यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा कि क्रॉप्स में डिक्लाइन किया, इसको कंपनसेट किसने किया। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए। तो ये तो हो गया ग्राफ का पैटर्न जो हमने एनालिसिस किया। आगे हम बढ़ते हैं, सर्वे क्या कहता है। फिर आगे सर्वे ग्रोथ इन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की बात बोलता है कि इसमें फ्लक्चुएशन रहा है। ग्राफ में दिख रहा है कि ये ओवरऑल इकोनॉमी को फॉलो नहीं कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये बताना चाहिए कि ग्रोथ इन जीवी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेक्टर्स ये देश में उतार चढ़ाव का रहा है। और इसके अलावा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो सकल पूंजी निर्माण है, उसमें भी कृषि सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो फ्लक्चुएट ट्रेंड को शो कर रहा है। तो ये पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए किसमें क्या क्या स्थिति हमारी बन रही है। मतलब कांस्टेंट कंडीशन नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह प्रोडक्शन है। अब हम आते हैं देश में प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो प्रोडक्शन क्रॉप्स के जो फिगर हैं वो एडवांस एस्टिमेट्स हैं। एडवांस एस्टिमेट्स आमतौर पे एग्जाम में नहीं पूछे जाते कभी भी, बट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है 2019-20 के ट्रेंड ये बोलते हैं कि 18-19 से ज़्यादा है ना। मतलब प्रोडक्शन हमारा टोटल ओवरऑल ज़्यादा है। और इसमें यदि हम देखें तो 2019-20 का ही यदि हम प्रोडक्शन लें और पिछले 5 साल का एवरेज लें, 14 से लेके हम 18 तक का, तो एवरेज प्रोडक्शन से भी हमारा 2019 में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। और वो जो ज़्यादा है वो है 26.87 मिलियन। तो ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में जो फिगर दिया है उस पर राइस का भी दिया है, वीट का भी दिया है। और आप देखेंगे कि ओवरऑल प्रोडक्शन में राइस का प्रोडक्शन वीट के प्रोडक्शन ज़्यादा है। ये भी आप ग्राफ में देखेंगे कि पैटर्न दिखाई दे रहा है कि लगातार ये चीज़ ज़्यादा है। अब हम आते हैं अगली कॉन्सेप्ट पे, एग्रीकल्चर क्रेडिट पे। मैं एग्रीकल्चर क्रेडिट पे आऊँ उससे पहले बता दूं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्यों यहाँ पे चर्चा की गई। किसी साख एग्रीकल्चर क्रेडिट क्यों हमारे लिए एक आवश्यक चीज़ है। हम देखते हैं कि भारतीय खेती को कई लोग बोलते हैं कि गैम्बल है, कि जुआ है, हो जाए उत्पादन तो बहुत हो जाए, नहीं तो कम हो। और बहुत कुछ निर्भर करता है बहुत सारी कंडीशंस पे। उसमें एक कंडीशन है समय पे बारिश, क्योंकि भारतीय खेती का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। और वर्षा की जो स्थिति है वो निश्चित नहीं है। तो यहीं से भारतीय खेती में एक ऊहापोह की स्थिति, हम कहें कि एक गैम्बल, एक जुआ, एक अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है। समय पे बीज डाला, पानी गिरा, समय फसल काट ली, कोई और मानसूनी कोई मौसमी समस्या नहीं आई, फिर उत्पादन करके मंडी पहुंचे, मंडी में डिमांड है कि नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है कि खेती में आपको लाभ होगा कि नुकसान होगा। और एक ऐसा देश जहां पे अधिकांश लोग छोटी जोत वाले हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके खेत के आकार बहुत छोटे हैं। ऑब्वियसली यदि खेत का आकार छोटा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप खेत में जो निवेश करना चाहते हैं ताकि आपका उत्पादन बढ़ जाए, वो निवेश कम करेंगे। आप भारी मशीनरी खरीदने से बचेंगे क्योंकि आपकी लागत आ जाएगी। आप चाहेंगे कि कम से कम लागत में उत्पादन किया जाए ताकि छोटी जोत, स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, जो खेत हैं, उनमें आपको उत्पादन बना दें। ये स्थिति लगभग भारतीय खेती के लिए भी है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि खेती को लाभदायक बनाया जाए, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों तक अधिक से अधिक लोन कैसे पहुंचे या उन तक पैसा कैसे पहुंचे ताकि वो खेत में निवेश करें। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से हम उनको पैसे उपलब्ध कराते हैं और उसमें हम उनको इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं यदि वो समय पर पैसा वापस करते हैं तो। और ये पैसा भी उनको कम ब्याज पे दिया जाता है।
तो ये है एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेके सिग्निफिकेंस और पूरी बातें। फिर हमने देखा कि वर्ष 2019-20 का जो टारगेट था उससे ज़्यादा हमने एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया। 2020 का जो टारगेट है उसको भी लगभग हम फुलफिल करने की स्थिति में हैं। और आगे कहता है कि हम एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं किसानों के हाथ में अधिक से अधिक पूंजी हो ताकि वो खेती में अधिक से अधिक निवेश करें और खेती को वो लाभदायी बनाएं। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस साल 2020 में बात कर रहा हूं मैं, आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी अनाउंस किया और इस फंड के माध्यम से हमने कोशिश करी है कि उनको अधिक से अधिक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्रेडिट मिल पाए। लेकिन यदि आप ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट जो किसी साख है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण एक समान नहीं है। कई राज्यों में किसान जहाँ पे जागरूक हैं और जहाँ पे बैंक आदि भी देने में कतराती नहीं है, वहाँ आसानी से एग्रीकल्चर क्रेडिट मिल जाता है। और कई राज्यों में छोटे किसान हैं जो जागरूक नहीं है या जिनके पास और भी कोई समस्या है, उन तक एग्रीकल्चर क्रेडिट मिलता है। इसलिए रीजनल डिसबैलेंस की कंडीशन बनी हुई है इंडिया में एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर। अब ये जो रीजनल डिसबैलेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। हम यदि ऊपर मैप को देखें तो स्थिति स्पष्ट होती है कि साउथ इंडिया के राज्यों को जो एग्रीकल्चर क्रेडिट मिल रहा है वो मोर देन 40% है, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन्हें टोटल है जो यदि 100 पे हम बांटे एग्रीकल्चर क्रेडिट में तो उन्हें 2% से भी कम मिल रहा है। तो ये कहते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में ऐसी क्या समस्या है जहां पे एग्रीकल्चर क्रेडिट कम है। तो एक तो बड़ा कारण ये है कि नॉर्थ ईस्ट में हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और वहाँ खेती के लिए जो कुल उपजाऊ भूमि है, जो कल्टिवेबल लैंड है, कृषि योग्य क्षेत्र है, वो काफ़ी कम है। ऑब्वियसली यदि कृषि योग्य क्षेत्र कम है तो एग्रीकल्चर क्रेडिट भी आपको भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से कम मिल पाएगा, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है एग्रीकल्चर कल्टिवेबल लैंड जो नहीं है आपके पास। और दूसरा फैक्टर जो है वो है कि नॉर्थ ईस्ट में आमतौर पे जो भूमि का मालिकाना हक है वो सामुदायिक है, कम्युनिटी है, व्यक्तिगत कम है, और कम्युनिटी ओनरशिप होने के कारण जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है या एग्रीकल्चर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम है। पहाड़ी इलाके, हमको पता है उस इलाके में झूम खेती होती है, तो सीमित कृषि गतिविधियां हैं, इस नाते भी वहां पे काफी कम ये चीजें एग्रीकल्चर क्रेडिट में कम है। तो एग्जाम में ऑप्शंस आए कि क्यों नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर क्रेडिट कम है, तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चंस, 2 ऑप्शंस पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से बिटवीन द लाइंस कि भाई वहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट कम है क्योंकि आपने कहा कि वहाँ सामुदायिक भूमि है, आपने कहा कि वहाँ पे टोटल कल्टिवेबल एरिया कम है, तो फिर क्या करें। तो वहाँ पे जो अन्य आर्थिक गतिविधियाँ, जो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए हमें अवसर तलाशने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म वहाँ के लिए एक बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है, तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा हैंडलूम इंडस्ट्री, भाई खेती नहीं तो हैंडलूम तो है। फिर दूसरा, वहां की जो बनी हुई वस्तु उनको मार्केट कैसे मिले, तो हम यहां पढ़ते हैं किस प्रकार हम म्यांमार, बांग्लादेश, इनके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा इलाका है, जो छूता है, जो टोटली लैंडलॉक है, उसको हम मैरीटाइम रूट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम सी रूट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये इलाके भी विकास के मुख्य धारा में आ सके। और भी बाकी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, वो हम अलग से देखेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि किस तरह से चीज़ें देश में हैं। तो ये देखें कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज इन फैक्ट पोइट्री रिलेटेड टू द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जहाँ जितना सकल फसल का क्षेत्र है उतना वहाँ पे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसकी हमने बात करी आत्मनिर्भर कार्यक्रम में कि किस तरह से भारत में ये एक फंड 2020 में बनाया गया। तो पहली बात तो ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के रूप में निश्चित किए हैं, और ये जो स्कीम है ये 2020 से 2029-30 तक के लिए है। इसमें मीडियम टू
लॉन्ग टर्म मतलब छोटे समय से लेकर लंबे समय के लिए डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज दी जाएगी, मतलब उधार सुविधाएं दी जाएंगी, पैसा दिया जाएगा, ब्याज पे वित्तीय मदद दी जाएगी। और इस वित्तीय मदद से फसल काटने के बाद जो बुनियाद ढांचा चाहिए हमको, वो सब चीजें इसके तहत, और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स इसके तहत बनाए जाएंगे। डिफरेंट बड़े बड़े स्टोरेज आदि भी इसमें बनाए जाएंगे। अब ये योजना जो है, इसमें जो पैसा दिया जाएगा वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दिया जाएगा लोन। और ये जो लोन मिलेगा किनको मिलेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगा, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को मिलेगा, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलेगा। तो ऑप्शन में ये आएगा कि भाई ये जो लाया गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसका उद्देश्य क्या है, किनको मिलेगा, इससे होगा क्या? तो ऑब्वियसली नाम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड मिलेगा बैंकों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट एंटिटीज को, यह है इसका मुख्य विचार, ही है मूल विचार। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, समय पे यदि आप लोन देते हैं, किस्त चुकाते हैं, तो उसमें आपको ब्याज पे छूट भी है, प्लस ब्याज के अलावा इसमें आपको जो है बाकी चीज़ों पे छूट भी दी गई है। ब्याज में लगभग 3% छूट है, 2 करोड़ रुपये तक इसमें मिलेगा, 7 साल के लिए सबवेंशन रहेगा, इसमें छूट रहेगी, अनुदान रहेगी, ये सब बातें इसके अंदर है। इसके अलावा ये तो हो गया आप इस फंड की जानकारी मेंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं हम कृषि वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज में क्या व्यापार है। तो जो हमारे मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, जिनको हम मुख्य रूप से एक्सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं यूएसए, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश। ये हमारे मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अब हम कहते हैं कि हम करते क्या चीज़ एक्सपोर्ट किए हैं। तो हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैराइन प्रोडक्ट्स, समुद्री उत्पाद, बासमती राइस, बफेलो मीट, स्पाइसेस, नॉन बासमती राइस, कॉटन वगैरह सब कर रहे हैं। और वैश्विक जो टोटल जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है हमारा, वो वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड में 2.5% है। 100% में से 2.5% हम लोग एक्सपोर्ट, इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसमें है। तो इसमें ये आपको याद रखनी है कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से हमारे, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे क्या हैं। तो ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि जैसे नई चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पहले की तुलना में, जैसे मेराइन प्रोडक्ट्स हम कर रहे हैं, इसके अलावा बासमती राइस हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें कई बार ये आता है कि हम ऐसी चीज़ों का ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, और इस कारण से देश में जो वाटर की समस्या, जो वाटर क्राइसिस है, वो भी गंभीर हो रहा है। तो क्रॉप के साथ आप, क्योंकि वो क्रॉप पानी में होती है, तो एक तरह से वाटर को भी एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, इस तरह की बातें भी आती हैं। तो हमें अपने क्रॉप पैटर्न्स पे क्या बदलाव करने हैं ताकि हमारी जो पानी की समस्या है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग 2-4 इन चीज़ों से हो पाए। आगे 7.10 में कहा गया कि इंडिया 1991 जो हमने रिफॉर्म्स किए, तभी से हम लोग नेट एक्सपोर्टर हैं। आज हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हम ये देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का। वो तो मैंने आपको बताया भी, आप यदि ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि पहले हम क्यों कुछ और चीज़ करते थे, अब हम ब्रांड प्रोडक्ट्स वगैरह का कर रहे हैं। तो ये हुआ, बासमती राइस का हो गया, अदर कमिटीज़ भी ने दे दी। फिर इन्होंने कहा कि किन का घटा है, बफेलो मीट, रॉ कॉटन, इनका घटा है। और कुछ चीज़ों का स्टेक है, मतलब वो स्टेबल है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। जैसे कैस्टर ऑयल, टी, इनमें किसी प्रकार कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो ये लगभग कमोबेश स्थिर है। तो यहाँ तक का डिस्कशन मैं किया, और इसके आगे हम देखेंगे एमएसपी को लेके हमारे क्या चल रहा है, बाकी चीज़ें, है ना। धन्यवाद।